सर सुनाई नहीं दे रहा। देखो, मैं बहुत पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। मेरी तबीयत बहुत सही अलाउ नहीं कर रही है। 24 आवर्स के आसपास मुझे कंटिन्यूअसली फीवर रहा है। तुमको लग रहा है कि मुझे, नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बट क्या है ना कि टीचिंग तभी अच्छी होती है जब तुम पढ़ के आते हो। और तुम पढ़ के नहीं आओगे तो तुम कितना भी 30 मार्क हाँ हो, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो मैं पढ़ के नहीं। सर यूरिक एसिड इज मतलब ये लो, पोलर। इसने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। हाँ, बोलो। सर यूरिक एसिड पोलर है कि नॉन पोलर? अपने केमिस्ट्री टीचर से काहे नहीं पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एसिड है तो पोलरिटी तो होगी। हम्म, सिंपल सी बात है। और कुछ चाहिए? लॉजिकल है, एसिड है तो पोलरिटी तो होगी बच्चे उसमें। वो सॉल्ट नहीं बनाएगा क्या? तुमने शायद सुना होगा यूरेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर तुमको कॉकरोच वाला वो याद हो, याद है? कॉकरोच का जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये यूरेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, वहां पे सोडियम यूरेट या शायद पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। हाँ, तभी मैं बोलता हूँ बहुत कठिन है डगरपन घट के। हम्म। इसको एक्सप्लेन करूं मैं एक दिन? इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जिस चीज को तुम टारगेट किए बैठे हुए हो उसका रास्ता आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अरे वो तो गाना था, वो मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? मैं तुमको सार बता रहा हूं, अब बोल लोगे कि ये सार क्या होता है? कंक्लूजन। मैं अच्छा पढ़ा कहाँ रहा था? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। जो इम्पोर्टेंट चीज है उस चीज को यहाँ पे देख लो। दो चार क्वेश्चन यहाँ से पूछने की पॉसिबिलिटी रहती, बट ये टॉपिक बच्चे हो गए हैं सब अब पुराने, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, हर समय तो क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। इसको थोड़ा सा पता नहीं, ऑलरेडी ये तुम लोगों ने बना रखा होगा तो दोबारा से काहे बना रहे हो इसको?
अरे हाँ कुछ पूछा था, तुम तो बताए ही नहीं, भूल गया था। अच्छा फीमेल क्रिकेटर्स के नाम, मतलब इंटरेस्ट नहीं है फीमेल क्रिकेट में? हाँ चलो, मतलब तुम्हारा दिमाग घूम घाम के, तो तुम्हें भी पता है। चलो तुम ही बता दो, तुमको पता है तो। हम्म। झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, और पसंद कौन सी है? उसकी हाइट देखे हो, अपनी हाइट देखे हो? ऐसे बात करे जैसे मेरे सामने खड़े हो गया। पसंदीदा है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। हम्म। अच्छा क्या वो छोटी है क्या, मतलब बड़ा है? सॉरी। अनुष्का शर्मा की हाइट ज्यादा है विराट कोहली से, लगता तो ना। सही में? अच्छा। अरे इसको बना लो, अगर कुछ ना बनाया हो, इसमें कुछ पार्ट रह गया हो। नहीं तो तुम लोग ना फालतू की बातों में ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, तुम लोगों को मजा ही उसी में सब में आता है ना। पढ़ने का भी बोल दूं तो फिर दो चार बार ना मतलब गर्दन नीचे आ जाती होगी, ऐसा होता है कि नहीं? मैं कई बच्चों को देखता हूँ, मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो दो चार बार वो झुक जाते हैं, उनकी गर्दन मतलब सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। जबकि रियलिटी क्या है कि मैं कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं रहा होता हूँ जो कि बहुत टफ हो। कुछ ऐसा होता कि टफ होता तब क्या करते। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट था, एक स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉट केमिस्ट्री। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना टफ था, समझ ही नहीं आता था। वो टीचर आए पढ़ाने और पढ़ा वढ़ा के चले गए, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जो है क्या कहते हैं, एग्जाम में तो आना ही था, और बड़ी मशक्कत की, पूरी किताब लेके आए, उसको किताब को कंटिन्यूअसली सब कुछ छोड़ के उसको कुछ दिन तक पढ़ते रहे, तब समझ में आया कि अच्छा ये है। हम्म। स्पेक्ट्रोस्कोपी का तुम्हारे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में सब में बड़ा रोल है। केमिस्ट्री में फिर से बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉट केमिस्ट्री। इसको मैंने क्या लिखाया था? फिलोडेंड्रियन। ये जो बाहर से ब्लू कलर की सेल दिख रही है, ये आपकी सॉन सेल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है। ये इसकी, अगर मैं जो है क्या कहते हैं ये जो सॉन सेल है, ये जो बाहर की बाउंड्री होगी वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, और उसकी सेल मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं ना? न्यूरिलेमा। ठीक है। जो सॉन सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसको न्यूरिलेमा बोलते हैं। ये जो रेड कलर से अंदर शो हो रहा है, ये है आपका माइलिन सीथ। माइलिन सीथ। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक फास्फोलिपिड। किस टाइप की फास्फोलिपिड है आपकी? स्फिंगो माइलिन, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। तो माइलिन सीथ बेसिकली क्या कर रखा है, ये जो एक्सॉन दिख रहा है आपको, एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से मैं बाहर बना लेता हूं, एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जहां जहां आपकी सॉन सेल प्रेजेंट है, उस एरिया पे उसने एक फास्फोलिपिड सिक्रीट किया है, जिसको माइलिन सीथ बोलते हैं। ठीक है। इसको, तो ये जो आपको दिख रही है, ये एक्सोलेमा के ऊपर सिक्रीटेड फास्फोलिपिड है, क्या नाम है उसका? माइलिन सीथ। ठीक है। ओके। अब देखो, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपके लिए, ये यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, वैसे तो पूरा टीलोडंडिया इंक्लूडेड है, पर मेरे के पास स्पेस नहीं है तो इधर मैं नहीं लिखूंगा। ये है आपका एक्सॉन। ठीक है। और एक्सॉन में ये जो
ब्लैक कलर सी आपको नजर आ रही है, इसकी जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। ठीक है, इसको एक्सोलेमा बोलते हैं। ओके, अब इसमें साइटोप्लाज्म तो भरा होगा, तो जो इस रीजन का साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली ये, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इस तरफ, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स देखने को मिलती हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। सॉरी, मायो गलत मैं बोल रहा हूँ, मायोफाइब्रिल्स कहीं और था। फाइब्रिल्स देखने को मिलते हैं जिनको आप बोलते हो न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो इनको लिख दो, बेसिकली ये आपकी न्यूरोफाइब्रिल्स है। और न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या है? ये हेल्प करती हैं इंपल्स कंडक्शन में। ठीक है, किसमें हेल्प कर रही है ये? हेल्प इन इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करती हैं। चलो, अच्छा, ये न्यूरोफाइब्रिल्स आपको यहाँ डेंड्राइट्स में भी मिल जाएंगी, यहाँ पे ये डेंड्राइट्स में भी मिल जाएंगी, और आपके साइटोन में भी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे भी मिल जाएंगी आपको साइटोन। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन्स में पाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल एक्सॉन में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपके दो जगह पे वो मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे? एक तो कि डेंड्राइट्स में मिल सकता है और सेल बॉडी में मिल सकता है, साइटोन में। तो इसको याद रखना, इसको मैं एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले। निसल्स ग्रेन्यूल ये बेसिकली क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब किस चीज में इन्वॉल्व होगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, बाकी इसमें अपना इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। ये जो आपको स्ट्रक्चर देख रहा है ये न्यूक्लियस है, मतलब रेगुलेशन बेसिकली साइटोन या सेल बॉडी से होगा। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, इनको मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा ब्रांचेज होता है, और वो जो इस तरह से अगर ब्रांचिंग निकली है, इस तरह से ब्रांचिंग निकली है, तो इन ब्रांचेस, ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। ठीक है, यहां से इंपल्स आपकी सेल बॉडी की तरफ आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एफरेंट की तरह काम करेंगे या एफरेंट की तरह? ये काम करेंगे आपके एफरेंट न्यूरॉन की तरह। और ये जो एक्सॉन है, यहां से इंपल्स जो है अवे फ्रॉम सेल बॉडी जाती है, तो इसको ये किस तरह काम करेगा? इफरेंट की तरह, इफरेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे मैंने बता दिए। या निसल्स ग्रेन्यूल आज की डेट पे थोड़ा सा पूछते हैं इसको। ठीक है, कई बार अभी पिछले दिनों में निसल्स ग्रेन्यूल पूछा जा चुका है, तो आप इस न्यूरोफाइब्रिल्स को थोड़ा दिमाग में रखना कि न्यूरोफाइब्रिल्स किस चीज में हेल्प करती है? इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करती है। न्यूरोफाइब्रिल्स आपको हर जगह पे मिलेगी, कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा ये आपको डेंड्राइट्स में भी मिल जाएगी, ये आपको एक्सॉन में भी मिल जाएगी, ये आपको सेल बॉडी में भी मिल जाएगी, सेल बॉडी में भी मिल जाएगी। ठीक है, जबकि जो निसल्स ग्रेन्यूल है ये सिर्फ आपको कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपका डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है और आपका साइटोन में प्रेजेंट है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो निसल्स ग्रेन्यूल है वो अब्सेंट कहाँ पे? ठीक है, तो निसल्स ग्रेन्यूल बेसिकली अब्सेंट है एक्सॉन में। ठीक है, एक्सॉन में एब्सेंट। एक्सॉन में प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं होता है, एक्सॉन का मेन काम है इंपल्स को कंडक्ट कराना।
तो ठीक है, सबसे लॉन्ग प्रोसेस यही होता है, वो मैंने पहले भी आपको लिखा दिया हुआ है कि एक्सॉन इज लॉन्गेस्ट फाइबर्स। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैंने अभी नहीं लिखाया, शायद पहले मैंने लिखा रखा हुआ है कि ये जो जंक्शन है एक्सॉन का, साइटोन से जहां से एक्सॉन एराइज हो रहा है, इस जंक्शन को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, और ये जो एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे तेजी से इंपल्स एराइज होता है बेसिकली, मतलब ये बोल सकते हो इनिशिएशन पॉइंट ऑफ इंपल्स। ठीक है, इंपल्स का जो इनिशिएशन पॉइंट है वो कौन सा है? एक्सॉन हिलॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है फॉर द सोडियम आयन वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अगर थोड़ा बहुत दिमाग में रह रहा होगा, अभी आपके पिछली जो पढ़ाई की है आपने, तो आपको याद होगा कि बाहर की तरफ आपका मेम्ब्रेन कैसा होता है? पॉजिटिव, अंदर की तरफ। तो ये बाहर में पॉजिटिव किसकी वजह से होती है? सोडियम। और जब बेसिकली इंपल्स कंडक्शन होता है तो ये सोडियम कहाँ पे जाता है? अंदर की तरफ। तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के थ्रू अंदर जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे डिपोलराइजेशन होता है, और डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट होता है, और इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर आपने साथ बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। क्या बच्चे? ठीक है, ये जो इस दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस है, ये दो न्यूरॉन्स में जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, ठीक है, जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, ये है नोड ऑफ रैनवियर। ये मैंने पिछले बार शायद नहीं लिखाया था, नोड ऑफ रैनवियर। दो जहां पे बेसिकली माइलिन शीथ एब्सेंट है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? लिख दो। नोड ऑफ रैनवियर क्या है बेसिकली? यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, जो एरिया जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है न्यूरॉन्स में, बेसिकली एक्सॉन में, उसको आप बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इसका सिग्निफिकेंस है इंपल्स कंडक्शन में। ठीक है, दो टाइप की न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, एक में जहां पे माइलिन प्रेजेंट है उनको माइलिनेटेड बोलते हैं या मेडुलेटेड बोलते हैं, और जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं या नॉन मेडुलेटेड बोलते हैं। तो जो माइलिन शीथ जहां प्रेजेंट है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड या मेडुलेटेड में, वहां पे इंपल्स कंडक्शन की जो स्पीड है वो फास्ट होती। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली इस जगह से सीधे जंप करेगी। ठीक है, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे क्या करेगी? जंप करेगी। तो उसका स्पीड जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड है वो उसमें कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, तो इसकी वजह से उसका स्पीड क्या होता है? स्लो होता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन कई टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हुए हैं, कैटेगराइज किए गए हुए हैं। देखते हैं सेपरेट सेपरेट। सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेस पे न्यूरॉन्स को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया हुआ है। इसका मतलब है कि अभी मैं जब चला जाऊंगा तो तुम फिर से वही लिखोगे 9 वर्ष, हाँ? कि नहीं लिखोगे? नहीं, फिजिक्स क्लास से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों, फिजिक्स क्लास नहीं होनी है क्या आज? जाहिर सी बात। अच्छा, मैं बीमार हूँ इस वजह से, हाँ? तो क्या हुआ है इसमें? वो टॉपिक तो मैं बिना पढ़े भी पढ़ा सकता। चलो आ जाओ। बॉटनी वाले पार्ट में थोड़ा सा मेरा दिमाग ज्यादा खुला हुआ रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ
न्यूरॉन। ठीक है, तो पहले लिख दो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इनको आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। एक है आपके यूनी नॉन पोलर से स्टार्ट करते हैं, नॉन पोलर, फिर आपको देखने को मिलेंगे यूनिपोलर, फिर आपको देखने को मिलेंगे बाईपोलर, और एक और कैटेगरी है मल्टीपोलर। तो हमारे अंदर जो मेच्योर मतलब एडल्ट पर्सन के अंदर, ठीक है, जो आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे वो मल्टीपोलर है। पहले आते हैं नॉन पोलर पे। नॉन पोलर में ना तो एक्सॉन पाया जाता है और ना ही डेंड्राइट्स पाया जाता है। मतलब कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स आपको कैसा देखने को मिलेगा, इस तरह से। उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी, साइटोन सेल बॉडी प्रेजेंट होगी। और इस तरह का आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हाइड्रा। ठीक है, सिलेंट्रेट्स में आपको याद होगा, अगर एनिमल किंगडम तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंट्रेट है वहां पे सबसे पहले नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फिर मैंने एक और चीज बताई थी, सेफलाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन सबसे पहले किस में स्टार्ट हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, तो ध्यान में रखना उन सारी चीजों को। अब आते हैं यूनिपोलर पे। ठीक है, तो यूनिपोलर पे आप लिख दो कि सिर्फ इसमें एक्सॉन प्रेजेंट होगा। सेल बॉडी के साथ में यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, एक्सॉन। देख लेना, ये आपका सेल बॉडी है और ये आपका इसका एक्सॉन है। तो लिख दो यहाँ पे ओनली एक्सॉन प्रेजेंट। तो जब हमारा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लिख दो ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान आपको यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको बाईपोलर न्यूरॉन्स। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि बाईपोलर में दोनों प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से प्रेजेंट होंगे बाईपोलर में, बोथ, इस तरह से लिखो, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इसमें प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल बताओ जरा सा इसका, रेटिना, जस्ट एक मिनट देख लेना, रेटिना ये है। सही है, रेटिना ऑफ आई लिख दो, रेटिना। और ये मल्टीपोलर में एक्सॉन तो ऑलवेज एक ही रहेगा, वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स। बच्चे ये टर्म जो है ना, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीजें लिखती हैं, कई जगह पे डेंड्राइट्स की जगह डेंड्रॉन्स लिख देता है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो परेशान मत होना। बट एनसीईआरटी ने इसको डेंड्राइट ही लिख रखा हुआ है, तो आपके लेवल पे यहाँ पे डेंड्राइट्स ही रहेगा। ठीक है, तो वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स है यहाँ पे। एग्जाम्पल में लिख दो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एग्जाम्पल में लिख दो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो हमारे अंदर जो बेसिकली न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इस तरह के न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपोलर, और भी जगह जितना भी बॉडी में है। ठीक है, तो ये तो एक कैटेगरी हो गई। अब दूसरे बेसिस पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ presence and absence of myelin sheath। myelin sheath के प्रेजेंस एंड एब्सेंस पे अब जाहिर सी बात है दो ही कैटेगरी बनेंगी। एक होंगे जो
माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट, ठीक है। दूसरे हैं नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, इनको मेडुलेटेड भी बोलते हैं, तो कहीं टर्म अगर मेडुलेटेड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिन शीथ यहाँ पे क्या है, अब्सेंट। अच्छा, एक चीज और देखो कि माइलिन शीथ क्या है, लिपिड है, और लिपिड का कलर आपको कैसा दिखता है, समथिंग व्हाइटिश, व्हाइटिश कलर दिखता है, ठीक है। तो जहां पे ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसका कलर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्लासिफिकेशन है, हाँ एक और है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, ये देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, तो इम्पल्स कंडक्शन के बेस पे कितने टाइप के देखने को मिलेंगे, 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, क्या करेंगे, कैरी इंफॉर्मेशन या इम्पल्स टुवर्ड्स, मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे, टुवर्ड्स किधर की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये इंफॉर्मेशन लेके आएगी। जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये इंफॉर्मेशन या इम्पल्स को सीएनएस से दूर ले जाएंगे, ठीक है। ये आपको सीएनएस से इस तरह से पूरा लिख दो, कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सीएनएस, अवे फ्रॉम सीएनएस, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो कि सीएनएस से आपका इफेक्टर ऑर्गन, और मिक्स्ड में आपको दोनों तरह के न्यूरॉन्स दिख जाएंगे, ठीक है। कैरी बोथ फंक्शन, ये जो फंक्शन सेंसरी और मोटर दोनों के फंक्शन अगर करें तो वो आपके जो है मिक्स्ड न्यूरॉन्स हो जाएंगे। कुछ न्यूरॉन्स हैं जो दोनों फंक्शन करती हैं, सेंसरी भी एक्ट करती हैं और मोटर्स भी करती हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, अच्छा हम अगर सिर्फ पीएनएस की बात कर लें, ठीक है, सिर्फ पीएनएस की बात करें तो आपको जो है वहां पे 2 ही कैटेगरी देखने को मिलेंगी, चाहे तो इनको सेंसरी मोटर बोल दो या इनको बोल दो आप एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है, सेम चीज है। पर वो पीएनएस के बारे में स्पेशली लिख रहा हूं मैं।
यहाँ से आपका नर्वस टिश्यू वाला जो पार्ट था वो मैंने फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब हमको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स खत्म करना है। अब सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो, कुछ कोई भी सेल उठाओगे अगर आप, ठीक है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स तो हम पढ़ ही लेंगे, पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करो। मैं कोई भी सेल उठा लो, वो चाहे न्यूरॉन्स हो चाहे आपका कोई भी सेल हो, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है उसकी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में ऑलवेज कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और अंदर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, इसको आप मान लो कि ये एनवायरनमेंट कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये वाला जो है अंदर वाला एनवायरनमेंट, तो जाहिर सी बात है इंट्रासेलुलर। अच्छा, इसको कई बार साइटोप्लाज्मिक एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक भी बोल देता है, तो लिख लो इसको, चाहे साइटोप्लाज्मिक साइड, नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में सेल मेम्ब्रेन के, ये किसकी वजह से अराइज हुआ है? अराइज ड्यू टू सोडियम आयंस, या सीधे लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन की वजह से। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन की वजह से। ये जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, एक किसकी वजह से अराइज हुआ है? तेजी बोलो, नहीं समझ में आ रहा। और कोई? ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से हुआ है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, जो इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट में फर्स्ट नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और ये सेल बेसिकली इस समय किस स्टेज पे प्रेजेंट है? रेस्टिंग स्टेज पे। तो रेस्टिंग स्टेज पे सेल मेम्ब्रेन में क्या है? पोलैरिटी प्रेजेंट है। रेस्टिंग स्टेज पे सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? पोलैरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसी वजह से जब डीपोलराइजेशन होता है, तब जो है बेसिकली इंपल्स कंडक्शन वाली स्टेज आती है। ठीक है, पोलैरिटी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक चीज ये हो गई है। ठीक है, अब मतलब कहने का कि रेस्टिंग स्टेज में भी सेल के अंदर अपना क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट। ठीक है, सेल के अंदर अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन की, इसकी वजह से जो है सेल मेम्ब्रेन में या उस सेल में बेसिकली अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज के बारे में बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही इनको सीखना जरूरी है। ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे टाइप के चैनल्स, प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, पंप
कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, यहाँ पे ढेर सारे टाइप के चैनल्स दिखेंगे। कौन कौन से चैनल दिखेंगे मैं पहले ही लिख देता हूं। ठीक है, एक है वोल्टेज, या इस तरह से बच्चे लिखते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले लिख देते हैं चैनल्स। चैनल्स, चैनल्स में आपको देखने को मिलेंगे दो टाइप के, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल एंड लिगेंड गेटेड आयन चैनल। अच्छा ये बताओ कि ये चैनल है तो ये किस तरह के होंगे, पैसिवली एक्ट करेंगे या एक्टिवली? ये पैसिवली एक्ट करेंगे। ठीक है, इनको इंड्यूस, ये इंड्यूस होंगे वोल्टेज की इफेक्ट से। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो ये वाले चैनल जो है बेसिकली क्या है, एक्टिव हो जाएंगे। और अगर ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल की बात करें तो ये किसी लिगेंड की वजह से, ठीक है, किसी लिगेंड से ये इंड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, ये ओपन या क्लोज कब होंगे, जब कोई लिगेंड आके बाइंड करेगा इनके साथ में। ठीक है, तो ये तो चैनल हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन्स की। ठीक है, और इन्हीं कैरियर प्रोटीन्स को हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, और ये काम करेंगी एक्टिवली। और कौन सा आपके पास में यहां पे प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होगा यहाँ पे। इसके अलावा कुछ लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, मुझे 1 मिनट देना जरा सा। क्या बच्चे, सोडियम पोटेशियम दोनों के लिए प्रेजेंट होते हैं लीकी चैनल। एक तो तुम बच्चे इतना धीमे बोलते हो ना कि मुझे समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली तुम बोल क्या रहे हो। वैसे ऐसा नहीं है, थोड़ा तुम्हारी आवाज में लाउडनेस इंक्रीज हुई है, बट स्टिल। चलो इसमें से कुछ और चैनल्स की कैटेगरी में है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख दो आप, चैनल्स की ही कैटेगरी में है एक्चुअली, या डायरेक्टली लिख दो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। और ये चैनल्स बेसिकली ऑलवेज ओपन रहते हैं। ठीक है, ये चैनल्स ऑलवेज ओपन होते हैं, इनको बोलते हैं लीकी चैनल्स।
लीकी चैनल्स। अब दोबारा से देखना, उस पिक्चर को एक्चुअली मैंने वहां पे बनाया था, पर अब मैं यहाँ पे उसको वापस लेके आऊंगा। मैं कुछ, या इसको ऐसे कर लो, इसको जरा से स्फेरिकल ही बना लो, दोबारा से एक बना लो, उसको बाद में यूज कर लेना उस पिक्चर को। ठीक है, स्फेरिकल। यहाँ पे सारे चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, चैनल्स प्रेजेंट है, इन सारों को एज्यूम करो कि इसमें सब प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं, इस पे ही देख लो, इसको देख लो आप पहले। एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। ओके, यहाँ पे आपका जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, किससे? पोटेशियम से। ठीक है, कितने ज्यादा है? आई थिंक मुझे बहुत डेटा पता नहीं है, पर ध्यान दो। और इधर जो है, जो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो सोडियम से बहुत ज्यादा है। ठीक है, अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्मिक साइड है, सेलुलर साइड है, वहां पे पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और बाहर की तरफ आपका सोडियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये सेल रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज पे, तो मूवमेंट ऑफ आयंस बताओ क्या होगा? जो रेस्टिंग स्टेज है, तो जो मूवमेंट ऑफ आयंस किधर से किधर की तरफ होगा? K+ अंदर से और Na+। ठीक है, पर जब भी वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है ना, तो लोग सोचते हैं सीधे सीधे कि ये तो न्यूरॉन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूरॉन्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और वो भूल जाता है कि रेस्टिंग स्टेज में ये लीकी चैनल्स ओपन हो रहे हैं, ओपन है, इन्हीं के बारे में वो सिर्फ पूछ रहा, वो और कुछ पूछ ही नहीं रहा। और ये जो चीज है, ये आप किसी सेल के लिए भी लगा दो, वही चीज सेम होगी। तो रेस्टिंग स्टेज में जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, ठीक है, सोडियम बेसिकली अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब सोडियम, मैं गलत लिख रहा हूं, इधर लिखना चाहिए मुझे इस तरह से, सोडियम अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कहां पे? फ्रॉम नॉन साइटोप्लाज्मिक साइट से, या एक्स्ट्रा सेलुलर साइट से, बेटर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर लिख दोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर से लो कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्मिक साइट या सेलुलर साइट पे जाएगा, साइटोप्लाज्मिक साइट जाएगा। और पोटेशियम साइटोप्लाज्मिक साइट से कहां पे जाएगा? जो पोटेशियम है वो आपका साइटोप्लाज्मिक से एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे जाएगा। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको बच्चे गलत कर देते हैं, और 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको, कि ये आपसे रेस्टिंग स्टेज की कंडीशन पूछ रहा है, और रेस्टिंग स्टेज के दौरान आपके ये चैनल सिर्फ खुले होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल्स। ठीक है, तो जो सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, ये लीकी चैनल्स हैं, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। ठीक है, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। चलो आगे आते हैं, पोलराइजेशन की कंडीशन देखते हैं। पोलैरिटी में एक चीज तो खैर हमने देख ही ली है, बस देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका क्या हो गया? पेन खराब हो गया, ये मैं इरेज कर दूं? रेस्टिंग स्टेज, और अब पहले ही बता चुका हूं कि रेस्टिंग स्टेज के दौरान सेल में पोलैरिटी होगी, पोलराइजेशन होगा, पोलैरिटी ऑलरेडी मेंटेन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक न्यूरॉन्स का एक्सॉन देखें, ठीक है, तो इम्पल्स, ये भी एक क्वेश्चन नोट डाल के कहीं पे लिख दो कि जो इम्पल्स जनरेशन या इनिशिएशन पॉइंट बेसिकली
इनिशिएशन पॉइंट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, वो क्या है? एक्सॉन हिलॉक। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे सोडियम पोटेशियम सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही स्टिमुली आती है वहां पे ढेर सारा सोडियम अंदर चला जाता है और वहां पे मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है उसको डीपोलराइज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डीपोलराइज्ड स्टेट पे कन्वर्ट कर देता है। तो चलो यहाँ पे कुछ कुछ हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये सपोज लीकी चैनल में बना रहा हूं। इसके अलावा आपके कुछ सोडियम गेटेड चैनल बनाएंगे। तो लेबल कर दो। ये सपोज मान लो कि आपका पोटेशियम चैनल है, ये आपका सोडियम चैनल है, ये आपका पोटेशियम गेटेड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, ये आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। ध्यान में रखना ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव पंप है तो मतलब बिना एटीपी के नहीं चलेगा। और ये जब चलेगा तो क्या करेगा बताओ? 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा और 2 पोटेशियम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है क्या कहते हैं, कितने सोडियम को बाहर ले जाता है और कितने पोटेशियम को? तो 3 सोडियम को बाहर ले जाता है, 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। और इसका मेन रोल तब स्टार्ट हो जाता है जब रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो रिपोलराइजेशन के बाद एक्चुअली क्या है, मैं अभी आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं कि पोलराइजेशन में आप देखो, पोलराइजेशन के दौरान, अभी लिखना नहीं, आप बस समझने की कोशिश करो सर। पोलराइजेशन के दौरान बाहर की तरफ, आउटसाइड मान लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइट में, नॉन साइटोप्लाज्मिक साइट में बाहर की तरफ अभी क्या ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है। अंदर की तरफ क्या ज्यादा है? पोटेशियम ज्यादा। ये पोलराइजेशन के दौरान है। मतलब पोलराइजेशन किसकी वजह से है? बाहर सोडियम है, अंदर आपका पोटेशियम है। ठीक है, अंदर आपका पोटेशियम है। ये पोलराइजेशन का स्टेटस है, ये पोलराइजेशन का। डीपोलराइजेशन होगा तो अंदर, बाहर से अंदर क्या आ जाएगा? सोडियम आयन आ जाएगा, सोडियम अंदर ज्यादा होगा। फिर डीपोलराइजेशन अगर हुआ है तो थर्ड स्टेज भी आएगी, मतलब इंपल्स कंडक्शन हो गया। अब थर्ड स्टेज आएगी तो वो जो बेसिकली डीपोलराइज मेम्ब्रेन है वो अपने आप को दोबारा से पोलराइज करेगी। पर उस पोलराइजेशन को हम किस नाम से जानेंगे? रीपोलराइजेशन के नाम से। और वो जो रीपोलराइजेशन होगा, ठीक है ध्यान दो, वो जो रीपोलराइजेशन होगा, वो रीपोलराइजेशन के दौरान पोलैरिटी तो मेंटेन कर देगा, पर आउटसाइड, बाहर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाएंगे और अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ की जो कंडीशन है वो वैसे ही होगी। क्योंकि अंदर की तरफ जो है निगेटिव चार्ज मेंटेन करना, उसको पॉजिटिव चार्ज मेंटेन नहीं करना है। अंदर की तरफ क्या मेंटेन करना है? नेगेटिव चार्ज। तो वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगा किसकी वजह से? प्लाज्मा
प्रोटीन्स की वजह से, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज, उसकी वजह से अंदर वाला पार्ट तो नेगेटिवली चार्ज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो बाहर वाला स्टेटस मेंटेन करना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज पोलैरिटी के दौरान जब फर्स्ट स्टेज रेस्टिंग स्टेज थी, तो वो किसकी वजह से थी? वो किसकी वजह से थी? सोडियम आयन की वजह से थी। ठीक है, वो सोडियम आयन की वजह से थी। जबकि जब रीपोलराइजेशन हो रहा है, तो रीपोलराइजेशन में ये जो बाहर की पोलैरिटी है अब किसकी वजह से मेंटेन हो रही है? पोटेशियम आयन की वजह से। ठीक है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि बाहर का जो स्टेटस है वहां पे सोडियम आयन ज्यादा हो, कौन पंप काम करता है? आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है कि खूब सारा सोडियम जो है बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर भेजता है। तो जो बाहर पोटेशियम ज्यादा था वो अंदर चला आता है, और जो अंदर यहां से पहले स्टेज पे बाहर से जो अंदर आया हुआ सोडियम था वो कहाँ चला जाता है? बाहर की तरफ चल जाता। तो वो जो स्टेटस मेंटेन होगा वो बेसिकली फिर से क्या कहलाएगा? पोलैरिटी या पोलराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, वो रेस्टिंग स्टेज होगी। वो रेस्टिंग मतलब समझ में आ रहा है? मैं सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मेन चीज ये है कि जब रिपोलराइजेशन होगा तो रिपोलराइजेशन मेंटेन हुआ है पोटेशियम आयन की वजह से, ना कि सोडियम की वजह से। क्वेश्चन पूछता है कि रिपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन या एक्सोलेमा, ठीक है, वो किस आयंस की वजह से मेंटेन होता है? तो पोटेशियम आयन की वजह से। फिर इसके बाद वापस से रेस्टिंग स्टेज किस आयन की वजह से, किस चैनल की वजह से मेंटेन होता है? तो वो है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। चैनल नहीं है, कैरियर प्रोटीन है बेसिकली, तो वो इसकी वजह से है। ये सोडियम को बाहर भेजता है, पोटेशियम को अंदर भेजता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि किस स्टेज पे कौन सा चैनल ओपन होता है। मतलब ये जो मैंने आपको लिखा दिए, ये आपके लीकी चैनल है दोनों के दोनों, ये आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप। इन्हीं पंप्स के बारे में, इन्हीं चैनल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं रेस्टिंग स्टेज पे आपको बताता हूं। रेस्टिंग स्टेज पे आप ये मुझे बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, कि कितना पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो भी पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा? रेस्टिंग स्टेज पे आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, तो हेडिंग चल ही रही है। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। ये है रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज के दौरान हम ये बना लेते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सोलेमा है, एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें बाहर की तरफ हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज। सपोज कर लो कि यहाँ पे समझने के लिए कि हम ना यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं, कुछ छोड़ रहा हूं मैं। यहाँ पे सपोज कर लो ये 1 साइट है, ये 2 साइट है, ये 3 साइट है, ये 4 साइट। ठीक है, स्टिमुली सपोज यहाँ पे आती है, इस पॉइंट पे हमको क्या मिली है? स्टिमुली। तो जिस पॉइंट पे स्टिमुली मिलेगी वहां पे देखो लीकी चैनल तो ऑलवेज ओपन है, तो हमको यहाँ पे फोकस नहीं करना है। लीकी चैनल पे फोकस करके हमको कुछ मिलना नहीं है, हमें फोकस कहां पे करना है? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्टिमुली आएगी, ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण क्या हो जाएंगे? ओपन होंगे। ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण ओपन होंगे। बट अभी आप देखो कि रेस्टिंग स्टेज पे आपके दोनों चैनल, सोडियम, बताओ मुझे क्या फर्क, क्या वो है? मैं वोल्टेज गेटेज की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो चैनल है क्लोज है या ओपन है? क्या है? ओपन है रेस्टिंग स्टेज पे। अरे तो रेस्टिंग स्टेज पे क्या है? अभी क्लोज है ये। ध्यान दो, एक एक चीज को समझते चलो कि ये दोनों के दोनों अभी क्या है? क्लोज।
ये दोनों के दोनों क्लोज। अगर कोई चीज ओपन है तो यहाँ पे क्या ओपन है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन। ये ओपन क्यों हुआ था, क्योंकि इसको रिपोलराइज स्टेट को किस में ले आना था, पोलराइजेशन स्टेट पे। ठीक है, तो जब पोलराइजेशन स्टेट सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे थी, ठीक है, तो स्टिमुली मिली और इस जगह पे क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम आयन, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। और जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में ढेर सारा सोडियम अंदर आएगा, ठीक है, और इस जगह पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इस जगह पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ इन 4 पोजीशन ले रहा हूं, इन 4 पोजीशंस को ले रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 को। तो पहली पोजीशन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये निगेटिव हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया। बाकी की पोजीशन वैसे ही रख रहा हूं मैं भी। ये जो 1 पोजीशन आपको दिख रही है, ये कौन सी पोजीशन है, डीपोलराइज स्टेट है। ये जो पोजीशन आपको दिख रही है डीपोलराइज स्टेट है। अब आप देखना कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बगल में नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। इससे एक जो है क्या डेवलप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे बन जाएगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इंपल्स जो जिसको आप बोल रहे हो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट करे। इसके बाद क्या होगा कि ये जो दूसरा चैनल है, यहाँ पे चूंकि डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये बगल वाले चैनल को ओपन कर देगा। मतलब नेक्स्ट स्टेज पे जब मैं बनाना चाहूंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं उधर ले जाऊंगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज पे पहला वाला चैनल तो आपका किस में आ जाएगा, वापस से पोलराइज स्टेट पे आ जाएगा, रिपोलराइज स्टेट पे। ठीक है, पर उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, वो डिपोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, नीचे ही लिखना एरो बना के, नीचे लिखना एरो बना के आप। ठीक है, तो ये जो पहला जिसको है उसको मैं वापस से पॉजिटिव नेगेटिव कर दे रहा हूं। इसके बाद सेकंड वाला आपका डिपोलराइज हो गया है, थर्ड वाला एज सच है, और फोर्थ वाला भी रख लो आप यहाँ पे एज सच। ठीक है, तो डिपोलराइजेशन आपका कहां पे पहुंच गया, सेकेंड स्पॉट पे। फिर नेक्स्ट स्टेज पे आपका फिर से क्या होगा, ये वाला जो है यहाँ पे चूंकि डिपोलराइजेशन है, ये इसको एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा, ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो डिपोलराइजेशन की वेव आपकी यहाँ पे पहुंच गई। नेक्स्ट स्टेज पे फिर से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज पे आपका ये थर्ड वाला इसको एक्टिवेट कर देगा, और ये थर्ड वापस से रिपोलराइज स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वापस बना लो। मैंने साथ सीधे में नहीं बनाया, पर फिर भी पोजीशन तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो अब आप देख रहे हो कि जो डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ था पोजीशन 1 से, वो कहां पे पहुंच गया जाके, पोजीशन 4 पर। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इंपल्स कंडक्शन हो रही है इस पोजीशन से यहां तक, इसी को बोलते हैं डिपोलराइजेशन वेव। ठीक है, या आप सीधे सीधे बोल सकते हो ये इंपल्स कंडक्शन है। इंपल्स कंडक्ट कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की वो चेंज हो रही है। और पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ सम सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होते हैं, सोडियम बाहर से अंदर जाता है, मेम्ब्रेन को डिपोलराइज करता है। उसकी वजह से जो है ये जो जब एक साइड पे मेम्ब्रेन डिपोलराइज करती है तो दूसरे साइड को एक्टिवेट करती है। दूसरे साइड पे जब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो है डिपोलराइजेशन होता है तो तीसरे को एक्टिवेट करता है, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करता है, चौथे एंड सो ऑन। मतलब 1 2 3 4 इस तरह करके आगे बढ़ता चला जाता है और इंपल्स कंडक्शन होते चला जाता है।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं कि बेसिकली जो नर्व इंपल्स है वो किस तरह से कंडक्ट कर रही है। अभी ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि ये जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक किस तरह से होता है। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक क्यों हो रहा है, क्योंकि डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन जब एक साइड पे होता है तो वो दूसरी साइड को एक्टिवेट करता है, दूसरी साइड पे डिपोलराइजेशन होता है तो तीसरी साइड को एक्टिवेट करता है, इस तरह से सो ऑन होते चला जाता है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज के दौरान मैंने आपको बताया कि सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन थे। ठीक है, जैसे ही बेसिकली यहां पे कोई स्टिमुली आया तो अब ये रेस्टिंग स्टेज नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेज आपकी कौन सी होगी, नेक्स्ट स्टेज आपकी मैं यहां पे लिख दूं, इसको अगर आप पहली मान रहे हो तो मैं दूसरी लिख देता हूं, पोलराइज्ड स्टेज या पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेज। और पोलराइज्ड स्टेज के दौरान मुझे जरा से इन चैनल्स की स्टेज बताओ। देखो जो आपके लीकी चैनल है वो ऑलवेज ओपन है, उनके बारे में कुछ भी आपको याद नहीं करना। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि जो सोडियम चैनल एंड सोडियम एंड पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं वो कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे, तो दिमाग में रखना कि वो तो ऑलवेज ओपन रहते हैं, तो उसको तो याद करना नहीं है। पोलराइज्ड स्टेज के दौरान आपका जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये क्या होगा बच्चे, ओपन हो जाएगा। और इसकी ओपनिंग की वजह से क्या होगा, सोडियम आयन अंदर आएंगे। ठीक है, अब एक और स्टोरी सुनो पहले, ये स्टेप बाय स्टेप सुनोगे तो ये तो मैं समझा दूंगा। अभी आप पहले देखो कि इनिशियली कुछ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होते हैं। क्यों, जब स्टिमुली आती है तो स्टिमुली का जो लेवल है, थ्रेशोल्ड लेवल, समझ में आ रहा है, थ्रेशोल्ड लेवल, अगर वो एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करती है तब तो इंपल्स कंडक्ट करेगी, और अगर नहीं करती है तो इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा। अभी पिक्चर मत बनाना, मैं आपको बस अपने लिए पिक्चर, मतलब आपको समझाने के लिए पिक्चर बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ये एक ग्राफ मैं बता रहा हूं जहां पे इंपल्स कंडक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखा रहा है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं कि -70 है, यहाँ पे आपका -55 है, यहाँ पे समहाउ आपका +30 है, बीच में आपका यहाँ पे कहीं 0। ठीक है, ये कुछ है जो स्टैंडर्ड है बेसिकली। यहाँ पे आपका रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यही तो है ना रेस्टिंग स्टेज पे जब कोई जो है क्या कहते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बेसिकली अपने पोलराइज्ड स्टेट पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको कोई स्टिमुली मिलता है, तो स्टिमुली मिलेगा तो ये जो बेसिकली पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो -55 तक पहुंचा, मतलब -70 बढ़ा या -55 बढ़ा, तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल में क्या हो रहा है, डीपोलराइज स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर मैं ये बता दूं कि ये सपोज 0 है, ठीक है, ये +30 है, यहाँ पे आपका -70 है, समहाउ यहाँ पे -55 है, तो जब ये इधर से इधर की तरफ बढ़ेगा तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ से डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो जब इंपल्स जो है यहाँ पे कोई स्टिमुली मिल रही है, इस जगह पे कोई स्टिमुली मिली, तो बेसिकली डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, और वो पोटेंशियल कितना आ गया, -55 में। तो अगर तो ये पोटेंशियल -55 तक पहुंचता है तब तो इंपल्स कंडक्शन होगा, और अगर नहीं पहुंचा तो इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं ऑल आर नन रूल, या तो इंपल्स कंडक्ट होगा, और अगर मतलब अगर या तो होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, उसी को बोलता ऑल, अगर हुआ तो कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल और नन रूल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो स्टिमुली का थ्रेशोल्ड है वो बेसिकली एक लेवल को पाती है कि नहीं पाती है। तो यहां पे अगर ये -55 तक पहुंच गया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, स्टार्टिंग में कुछ ही सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होते हैं, कुछ सोडियम आयन अंदर जाता है, कुछ सोडियम आयन यहां से अंदर जाता है और वहां पे डिपोलराइज कंडीशन मेंटेन करता है। अगर वो जो इनिशियल लेवल पे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल इतना अंदर पहुंचा कि उसने थ्रेशोल्ड लेवल को पा लिया, तब तो ढेर सारे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल फिर से खुलेंगे और ढेर सारा सोडियम आयन अंदर जाएगा और इंपल्स क्या हो जाएगा,
कंडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि जैसे ही ये थ्रेशोल्ड लेवल को पाएगा, जैसे ही ये थोड़ा इसको तिरछा करना है, ठीक है, जैसे ही ये थ्रेशोल्ड लेवल को पाएगा, सीधे यहां पे आपका पूरा ऑल जो है इंपल्स कंडक्शन होगा, और ये अपने किस स्टेज को पा जाएगा, इसको पीक को पा जाएगा, जिसको आप एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये +30 मिली वोल्ट के आसपास। ठीक है, और इसके बाद ये जो स्टेटस आपको यहां से दिख रहा है, यहां से यहां तक स्टेटस है, इसी को बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बाद से फिर जो है क्या होगा कि वो रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और रीपोलराइजेशन में कई बार क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था, रीपोलराइजेशन किस आयन की वजह से, पोटेशियम की वजह से। तो रीपोलराइजेशन में कई बार पोटेशियम बाहर की तरफ इतना चला जाता है कि वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। मतलब ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, इसके नीचे भी लेके चला गया, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन को मेंटेन कौन करता है, आपका सोडियम पोटेशियम पंप। वो उसको फिर से वापस लेके आता है किस स्टेट पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस पे। ठीक है, तो आपने क्या देखे यहाँ पे एक स्टेज है रेस्टिंग स्टेज, फिर है आपका रेस्टिंग स्टेज के दौरान मेम्ब्रेन बेसिकली पोलराइज स्टेट पे है, फिर आपका है डीपोलराइजेशन, फिर आपका है रीपोलराइजेशन, फिर ये वाला हाइपर पोलराइजेशन, और फिर से आपका रेस्टिंग स्टेज, फिर से आपका रेस्टिंग स्टेज। डीपोलराइजेशन के दौरान आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हुआ है, ढेर सारा सोडियम अंदर आया। इसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, जब स्टेज डिपोलराइजेशन हो गई तो फिर कौन सा होगा, रीपोलराइजेशन है। रीपोलराइजेशन के दौरान आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होते हैं, ढेर सारा पोटेशियम आयन कहां की तरफ भेजते हैं, बाहर की तरफ भेजते हैं, मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रीपोलराइज कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि वो रिपोलराइजेशन या वोल्टेज पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को ज्यादा ही पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं, उसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज पे हो जाती है। ठीक है, तो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज पे कौन सा पंप ओपन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होता है, और वो उसको वापस किस स्टेज पे ले आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि कौन सी स्टेज है, पोलराइज्ड स्टेट है। कोई डाउट नहीं? अच्छा, ये मैंने डीपोलराइज लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने पोलराइज लिख दिया था, इसको जरा सा डीपोलराइज लिख लो बच्चे, डीपोलराइज स्टेट है। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, ओपन है यहाँ पे अगर लिखना चाहो बच्चे यहाँ लिख लो सम सोडियम वोल्टेज ओपन। इसके बाद फिर यहाँ पे लिख दो इफ थ्रेशोल्ड अचीव, थ्रेशोल्ड अचीव। थ्रेशोल्ड अचीव का मतलब है आगे इस तरह से लिखना, -70 से पोटेंशियल कितना पहुंच गया, -50 मिली वोल्ट। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो गया। इसका आउटपुट क्या होगा बच्चे, एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि एक्शन पोटेंशियल कौन सा है, कितना है, तो ये बेसिकली +30 मिली वोल्ट क्या है ये, तेजी बोलो, +20 नहीं बच्चे, अलग अलग बुक में अलग अलग है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एनसीईआरटी भी तो शायद +30 लिख रही है, मोस्ट प्रोबेबली 30 है, +30। अलग अलग बुक में बच्चे बहुत वेरिएशन है इस चीज में असल में। +30 है। क्या हुआ, कोई डाउट है क्या बच्चा?
नहीं, एनसीईआरटी में आई थिंक कुछ लिखा ही नहीं है इसके बारे में। एनसीईआरटी में शायद कुछ लिखा ही नहीं, पर ये बच्चे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे +30 लिखा है, इसको +30 मानना। ये आपका एक्शन पोटेंशियल है, इसको बना लो एक जगह पे जाके, ये सारे पिक्चर बन गए हो तो एक जगह पे इसको बना लो, ठीक है। यहाँ पे लिख देना जरा सा, एक्शन पोटेंशियल आपका कितना है, +30 मिलीवोल्ट। और इसी एक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। इसी को, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल रीच करेगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, कंडक्ट भी करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और इसी कंडक्शन ऑफ नर्व एक्शन पोटेंशियल को ही तो क्या बोलते हैं, जो कंडक्शन है एक्शन पोटेंशियल का उसी को तो हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। तो ये आप जो है लिखो, इसके बाद में आपका डिपोलराइजेशन के बाद ये जो स्टेज है इसको बाद में बनाना, अभी चलो लिखते चलो आप। तीसरा स्टेज है हमारे पास रिपोलराइजेशन स्टेट। मेरे पास टाइम कम है एक्चुअली, तो मैं इसको लिखा देता हूं पहले, रिपोलराइजेशन स्टेज। और रिपोलराइजेशन स्टेज पे क्या कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड में, आप वोल्टेज लिख लेना, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये ओपन होंगे। तो कहां से कहां पे ले जाएंगे पोटेशियम को, साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ये भी ध्यान रखना, मैंने पहले वाले में लिखाया नहीं है, तो आप देख लेना कि इस वाले में जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है तो पोटेशियम को, सॉरी सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से कहाँ पे लेके आता है, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, पिक्चर में तो मैंने बना ही रखा है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई, ये सारी चीज इसकी बात है। डिपोलराइजेशन स्टेज पे जो बोल रहा हूँ कि पोटेशियम गेटेड आयन चैनल ओपन होगा, साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे पोटेशियम को ट्रेवल करा देगा, ठीक है। इससे कौन सी स्टेज अचीव हो रही है आपकी, रिपोलराइजेशन अचीव हो रही है। बट समटाइम्स ड्यू टू एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन, कौन सी अचीव हो जाती है स्टेज, थर्ड स्टेज अचीव होती है, थर्ड है कि फोर्थ है, फोर्थ, हाइपर पोलराइजेशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो हाइपर पोलराइजेशन स्टेज है, हाइपर पोलराइजेशन स्टेज बताओ, ये जो हाइपर पोलराइजेशन स्टेज है ये किसकी वजह से हुआ, मोर पोटेशियम आयन बाहर चले गए, ठीक है, आउटर साइड पे ज्यादा पोटेशियम आयन चले गए, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ड्यू टू एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, ठीक है। तो हाइपर पोलराइजेशन स्टेज अचीव हुई। अब हाइपर पोलराइजेशन स्टेज से कौन सा चैनल ओपन होगा, यहाँ पे उस चैनल कह रहा हूं, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये क्या करेगा बताओ, ये दो काम करेगा, एक तो 3 सोडियम आयन को, या तो इसको बाहर लिखता हूँ, मेरे पास स्पेस कम नहीं, कौन सा पार्ट इरेज कर दूं, ये यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस है, तो ये सब भी ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं ये बता, वो 1 क्या हो जाएगा 4s2 3d8, यही कॉन्फ़िगरेशंस होगा इसका। अभी ये प्लाडियम का कॉन्फ़िगरेशन सेलुलर साइड में, और ना है, इसका NS का दोनों इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन देगा साइटोप्लाज्मिक साइड पे। और फिर क्या होगा, आउटकम क्या होगा, पूरा मेंटेन क्या करेगा, मेंटेन रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप तब तक काम करता रहेगा जब तक कि रेस्टिंग स्टेज मेंटेन नहीं हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि लिखने की जरूरत है,
कि सोडियम पोटेशियम पंप तब तक काम करेगा जब तक का आपका रेस्टिंग स्टेज मेंटेन नहीं हो जाता है। ठीक है, लिख लो आप अपना, या मैं लिखाऊं इसको, जरूरी है नहीं है ना? चलो लिख दो। रिपीटिव till maintenance of resting stage। ये पिक्चर आप बना लो, इसमें कुछ कुछ चीजें अभी और ऐड करनी है। टाइम कितना हुआ है? 1:15। चलो इस पिक्चर को मैं बड़ा बना देता हूँ। इधर है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये -70 मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट। ये पोजीशन में -55 दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका 0 दिखा रहा हूँ, और ये पोजीशन है +30। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे आपका जो मेम्ब्रेन है, इसको जैसे ही स्टिमुली मिलेगी वो आगे थ्रेशोल्ड को अचीव करेगा। अगर थ्रेशोल्ड मिल रहा है उसको पूरी तरह से, तो ये पूरा एक्शन पोटेंशियल अचीव कर लेगा। इसके बाद इसका डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। डीपोलराइजेशन के बाद कई बार हाइपरपोलराइजेशन स्टेज अचीव होती है, तो ये स्टेज होगा। इधर की तरफ लिख दो कि इसको इस पॉइंट पे बेसिकली क्या मिली? स्टिमुली मिली। ठीक है, ये है, ये जो पोजीशन है ये पूरा थ्रेशोल्ड लेवल है। ये है एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कितना है? +30 मिली वोल्ट है। ये वाला जो पूरा स्टेज है इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन स्टेज। इधर वाला जो ये पूरा स्टेज है, ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जो स्टेज है ये है हाइपर पोलराइजेशन। मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है कि जो हाइपर पोलराइजेशन है किस आयन की वजह से हो रहा है? पोटेशियम आयन की वजह से। कौन सा चैनल ज्यादा देर के लिए ओपन रह जाता है? पोटेशियम गेटेड आयन चैनल है। ये वापस से कौन सी स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज। ये भी कौन सी स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज। दैट मीन्स कि आपका जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है तो उसमें 3 ही 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? वो रेस्टिंग स्टेज पे खुद प्रेजेंट है, मतलब पोलराइज्ड स्टेट है। दूसरा स्टेज है डिपोलराइजेशन, फिर तीसरा है रीपोलराइजेशन। इसके बाद माइट भी चांसेस कि हाइपर पोलराइजेशन हो, और जब हाइपर पोलराइजेशन वापस से मेंटेन की जाएगी तो वो किस स्टेज पे पहुंच जाएगी? रेस्टिंग स्टेज में। तो इतना ही है। क्वेश्चन जो पूछता है वो इन्हीं के रिस्पेक्ट में पूछता है कि किस पॉइंट पे कौन सा चैनल ओपन होगा या कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हालांकि टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, बट स्टिल फिर से ध्यान दो मेरी तरफ। रेस्टिंग स्टेज में बाहर की तरफ पोटेशियम ज्यादा, सोडियम ज्यादा था, अंदर पोटेशियम ज्यादा था। डिपोलराइजेशन हुआ, अंदर की तरफ सोडियम चला गया। पोटेशियम जो है पोटेशियम तो जो था ही, अंदर की तरफ सोडियम गया। ठीक है, इसके बाद वो डिपोलराइज स्टेट आ गई क्योंकि बाहर की तरफ निगेटिव हो गया सोडियम के जाने की वजह से। ठीक है, और ये डिपोलराइजेशन जब अपने हाईएस्ट पीक पे था तो उसको क्या बोला गया? एक्शन पोटेंशियल। कितना है एक्शन पोटेंशियल? +30 मिली वोल्ट है।
ठीक है। एक्शन पोटेंशियल रीच करने के बाद, अचीव करने के बाद जो है क्या कहते हैं, कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा इसको वापस से रिपोलराइज करने के लिए, पोटेशियम गिल्टेड आयन चैनल ओपन हो जाएगा। तो कौन से आयन मूव करेंगे, किधर की तरफ मूव करेंगे, पोटेशियम जो आयन है वो अंदर से साइटोप्लाज्मिक साइट से एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से रिपोलराइज्ड होगी मेम्ब्रेन। कई बार ज्यादा रिपोलराइजेशन हो जाता है तो हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन हो जाती है। हाइपर पोलराइजेशन स्टेज इज ड्यू टू द पोटेशियम आयन एंड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड आयन चैनल। ठीक है, और इसके बाद से इसको वापस से मेंटेन करने के लिए आपके जो है सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होते हैं, जो 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं, 2 को अंदर भेजते हैं। ठीक है, और उसको वापस से रेस्टिंग स्टेज पे ले आते हैं। इससे ज्यादा आपका नर्व इंपल्स कुछ भी नहीं है, ना ही इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट शाम में है